शापित कथाएं। विनय आज अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस जा रहा था। गांव से शहर में पढ़ने के लिए विनय आया था और ग्रेजुएशन करके आज वापस अपने गांव लौट रहा है। उसने स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ी और बस यही सोच रहा था कि कितने सालों के बाद वो अपने घर वापस जा रहा है। विनय अपने माता पिता और भाई बहन से मिलने को बहुत उत्साहित था। सफ़र लंबा था, इसलिए विनय ने थोड़ी देर YouTube चलाया और कई सारी हॉरर स्टोरीज सुनी। और कुछ घंटों के सफ़र के बाद आखिर विनय अपने गांव पहुंच गया। हरियाणा में एक छोटा सा गांव है, वहीं पर रहता है विनय। गांव में पहुंचते ही विनय को एक ज़बरदस्त झटका लगा, क्योंकि आज विनय के चाचा जी की मौत हो गई थी। उसके चाचा जी की मौत अचानक ही हुई थी, क्योंकि विनय कल जब ट्रेन में बैठा था तो उसने घर के लोगों से फ़ोन पर बात की थी और तब घर में सब कुछ ठीक था। सुबह अम्बाला स्टेशन पर ट्रेन से उतरा, तभी भी उसने घर पर फ़ोन किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। क्या पता घर के लोगों ने सोचा हो कि सफ़र करके आ रहा है, इस वजह से कुछ न बताया हो। लेकिन घर आकर सबसे बात करने के बाद पता चला कि अभी आधा घंटा पहले ही उसके चाचा जी की मौत हुई है। विनय हैरान था कि अचानक चाचा जी की मौत कैसे हो गई, क्योंकि उसके चाचा जी की ना तो तबीयत खराब थी और ना ही किसी किस्म की कोई बीमारी थी। बिल्कुल तंदुरुस्त थे उसके चाचा। और हैरानी का कारण एक और था कि बिल्कुल अलग स्थिति में विनय के चाचा की मौत हुई थी। विनय के चाचा की आंखें बाहर निकल चुकी थी और जीभ बाहर को लटक रही थी। चेहरा भी देखने में लग रहा था जैसे बिल्कुल लाल पड़ा हुआ हो। थोड़ी देर बाद विनय का परिवार और पूरे गांव के सभी लोग उसके चाचा को स्मशान घाट लेकर गए। अंतिम संस्कार पूरा कर विनय भी आज दिल्ली से लौटा था और घर पहुंचते ही ऐसी घटना हुई कि उसे भी तुरंत चाचा जी के पार्थिव शरीर को लेकर स्मशान घाट जाना पड़ा। परिवार के और गांव के लोग जो स्मशान घाट से वापस लौट रहे थे, लौटते हुए यही बातें कर रहे थे कि अब ना जाने किसकी जान लेगा वो। 2 साल में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है इस गाँव में। अब विनय बस की सीट पर बैठे हुए सब लोगों की बात ध्यान से सुन रहा था। सबकी बात सुनकर विनय तुरंत बोला, कौन और किसकी जान लेगा? पीछे बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने विनय को बताना चाहा, लेकिन तभी विनय के पिताजी ने तुरंत उस बुजुर्ग आदमी को मना कर दिया और कहा, कुछ नहीं विनय, कुछ नहीं, तुम बस बैठे रहो। और उन सभी लोगों को विनय को कुछ भी बताने से मना कर दिया उसके पिताजी ने। विनय बैठे बैठे बस यही सोच रहा था कि ऐसा क्या है वहाँ और ये सब किसकी बात कर रहे हैं और किसने 2 साल के अंदर गाँव के 300 लोगों की जान ले ली। विनय इसी उधेड़बुन में था, तभी बस सभी को लेकर गांव पहुंच गई। विनय घर में आकर भी इस बात को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था कि आखिर क्या है ऐसा जो इतने लोगों की जान ले चुका है। विनय ने अपने घर में सबसे पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी विनय को कुछ नहीं बताया। लेकिन विनय ने भी सोच लिया था कि इसका पता तो मैं लगा कर ही रहूँगा, आखिर क्या है ये। अगले दिन विनय ने गाँव में कई लोगों से इसके बारे में पूछने की कोशिश की, पर गांव का कोई भी व्यक्ति विनय से इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि विनय के पिताजी ने सबको मना कर दिया था। इसलिए किसी ने भी विनय को कुछ नहीं बताया। आखिरकार गांव के आखिरी में एक चाचा जी रहते थे। विनय ने उनसे पूछा तो उन्होंने आखिर विनय को बता ही दिया। चाचा जी ने कहा, इस गांव को श्राप मिला है, वो श्राप अब सबको बारी बारी से मार देगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब सबकी मौत एक ही तरह से हो रही है, आंखें बाहर निकल जाती हैं, जीभ बाहर लटक जाती है और चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। एक एक कर सबका नंबर आएगा। इन लोगों ने पाप ही ऐसा किया है, उसकी सज़ा अब भुगत रहे हैं। उस चाचा ने बिना रुके ये सब बातें लगातार कह दी। उस चाचा की बात खत्म होते ही विनय ने पूछा, कैसा श्राप और क्यों मरेंगे सब? कौन है जो सबको मार रहा है, बताओ मुझे। विनय के बार बार पूछने पर फिर उस चाचा जी ने बताया, लगभग 2 साल पहले गांव में सुरेश और सकीना की मौत हुई थी, उसी का खामियाजा भुगत रहा है आज हमारा ये गांव। चाचा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज से 2 साल पहले इसी गांव में रहने वाले सुरेश को सकीना से प्यार हो गया था। दोनों अलग अलग धर्म के थे, इसलिए गांव के लोगों ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की। गांव में माहौल भी बहुत तनावपूर्ण हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि गांव में अब 2 धर्मों के बीच आपस में लड़ाई दंगे हो जाएंगे, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। इस गांव में दोनों धर्मों के लोग बहुत शांति और प्यार से रहते थे, लेकिन इन दोनों की वजह से गांव में बहुत अशांति फैली हुई थी। लेकिन सुरेश और सकीना को इन बातों से कोई मतलब नहीं था।
वो अपने प्यार के माहौल में खोए हुए थे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। वो कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों साथ में ही रहेंगे, चाहे आप लोग हमको गांव से क्यों ना निकाल दो, लेकिन हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लग रहा था कि बहुत गहरा प्यार था दोनों में। लेकिन गांव वालों के दबाव की वजह से सुरेश के घर वालों ने सुरेश को उसके घर से निकाल दिया। उसके बाद सुरेश और सकीना गांव से दूर बाहर रहने लग गए। लेकिन गांव वाले तो मानो इन दोनों की जान के पीछे ही पड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि ये जहां मिल जाएंगे हम उन्हें वहीं काट देंगे। तभी एक दिन गांव के एक बाजार में सकीना और सुरेश दोनों एक ढाबे में बैठकर समोसे खा रहे थे। लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इनके प्यार के दुश्मन हर जगह मौजूद थे। तभी गांव के एक आदमी ने उन्हें देखा और गांव में फ़ोन करके सबको बता दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे इनकी जान के कितने प्यासे थे। सब लोग फ़ोन करते ही तुरंत बाजार में पहुंच गए। उन लोगों ने तुरंत दोनों को वहीं दबोच लिया। कुछ लोग सकीना को घसीटते हुए ले गए और कुछ लोग सुरेश को मारते पीटते घसीटते हुए ले जा रहे थे। वो सभी लोग इन दोनों को घसीटते हुए खेतों की तरफ लेकर गए। वो सब लोग इन दोनों को ऐसे पीट रहे थे कि जैसे इनकी जान लिए बिना नहीं मानेंगे। उन दोनों को सब गांव के लोगों ने मार मार कर अधमरा कर दिया। खेतों में कोई डीजल का भरा हुआ कनस्तर लेकर आया हुआ था। उन दरिंदों ने सकीना और सुरेश को एक साथ लिटाकर उन दोनों के ऊपर पूरा डीजल उड़ेल दिया। उन दरिंदों ने उन दोनों पर आग लगा दी। सुरेश ने मरते मरते कहा, हम दोनों का श्राप है, मैं इस गांव में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं सबको मार दूंगा। उसके 2 महीने बाद से ही गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया। इन दोनों ने अब तक जिसकी भी जान ली है एक ही तरह से ली है। विनय ने उस चाचा की बात सुन तो ली, लेकिन इन चीज़ों पर उसका ज़्यादा कोई विश्वास नहीं था। पढ़ा लिखा था विनय और ऐसी किसी चीज़ों को नहीं मानता था। इसलिए उसने ठान लिया कि पता लगा कर रहेगा कि कौन है जो सुरेश और सकीना के नाम पर इन कारनामों को अंजाम दे रहा है। इसलिए विनय ने अगले दिन से ही जहां सकीना और सुरेश रहा करते थे वहां नज़र रखना शुरू कर दिया। विनय ने सोचा कोई है जो इनका नाम लेकर वो सब मौतें कर रहा है। इसलिए विनय रोज रात के 8 बजे आकर सकीना और सुरेश के घर बाहर बैठकर नज़र रखने लगा। लेकिन कई दिनों तक नज़र रखने पर भी विनय को ऐसा कुछ नहीं दिखा। पर एक दिन विनय रोज से थोड़ा जल्दी ही सकीना और सुरेश के घर के पास आ गया। विनय एक पेड़ के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा वही चाचा जिसने विनय को सुरेश और सकीना की सब कहानी बताई थी। उसने देखा वो चाचा अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली में कुछ लेकर सुरेश और सकीना के घर का दरवाज़ा खोलकर सीधा घर के अंदर चले गए। विनय ये देखकर समझ चुका था कि पूरे गांव को मूर्ख इसी ने बना रखा है। लेकिन विनय उस दिन वापस चला गया, क्योंकि उसने सोचा अगले दिन आकर फिर देखूंगा। और ये कल भी आया तो पक्का यही चाचा इस पूरी घटना का जिम्मेदार है। अगली रात विनय फिर सकीना और सुरेश के घर के बाहर आया उसी समय, और उसी पेड़ के नीचे छुपकर उस चाचा का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने देखा वही चाचा आज भी एक प्लास्टिक की थैली में कुछ लेकर सुरेश के घर के अंदर जा रहे थे। विनय को तो अब पक्का विश्वास हो गया था कि सारी मौत का जिम्मेदार यही चाचा है। उस दिन विनय वहां से चला गया और फिर तीसरी रात को विनय अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। विनय आज सोच कर आया था कि इस चाचा का तो आज मैं काम तमाम कर ही दूंगा। इस चाचा ने बहुत बेवकूफ़ बनाया है सबका। विनय यही सब सोच रहा था, तभी वो चाचा वहां आ गया। आज भी वो चाचा अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेकर आया था। चाचा ने सुरेश के घर का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही विनय अपनी जगह से उठा और वो भी सुरेश के घर के अंदर चला गया। विनय आज पूरी तैयारी से आया हुआ था। अंदर जाते ही विनय ने उस चाचा को दबोच लिया और विनय ने कहा, चाचा तुम्हारी जान ले लूँगा मैं आज। सभी मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। क्यों? अब बताओ क्यों लोगों को तुम मूर्ख बना रहे हो? बताओ मुझे, नहीं तो अभी मैं तुम्हारा गला धड़ से अलग कर दूंगा। चाचा बता दो जल्दी, वरना अच्छा नहीं होगा। अब इतना बोलकर विनय ने उस चाचा को वहीं पटक दिया। अपने पैरों से दबाकर बोला, चाचा 3 गिनती के अंदर बता दो, वरना मैं तुम्हें आज सच में मार दूंगा। उसके बाद चाचा ने रोते हुए कहा, अगर मैंने तुमको बता दिया तो वो लोग मुझे मार देंगे। चाचा की बात सुनकर विनय ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने नहीं बताया तो वो तुम्हें मारे या ना मारे, पर मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। विनय को इतना गुस्से में देख उस चाचा ने कहा, तुम्हें सब जानना ही है ना, तो कल इसी समय यहीं मिलना।
उसके बाद तुम अपनी आंखों से सब सच देख लेना। विनय उस समय बड़े गुस्से में था, लेकिन उसने उस समय चाचा को छोड़ दिया और कहा, चाचा तुम कल कहीं भागे या मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी करी ना तो मैं सच मानो तुम्हारी जान ले लूँगा। इतना बोलकर विनय ने उस चाचा को छोड़ दिया और वहाँ से अपने घर चले जाता है। कल यानी अगली रात विनय 8 बजे ही सुरेश के घर के बाहर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में उसने देखा वो चाचा आ रहा है और उसने आज भी अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली ली है और उस थैली में वो कुछ बांध कर लाया था। चाचा ने आज विनय को देखते ही कहा, चलो अब मेरे साथ। इतना बोलकर वो सुरेश के घर के अंदर जाने लगा। आगे वो चाचा चल रहा था और पीछे विनय। घर के अंदर आते ही चाचा ने अपने हाथ में जो थैली ले रखी थी उस थैली में से 2 समोसे और 2 प्लेट निकालकर दोनों समोसों में चटनी लगाई और बगल के कमरे के दरवाजे के पास में रख दी और दोनों थोड़ा पीछे होकर खड़े रहे। थोड़ी देर बाद विनय ने देखा कि किसी ने दरवाज़ा खोला, पर जिसने दरवाज़ा खोला था वो नहीं दिख रहा था और उसने समोसे की प्लेट अंदर खींच ली। उसके बाद उस चाचा ने विनय से कहा, जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो वो वही है। उस चाचा की बात पूरी होती उससे पहले ही विनय ने चिल्लाते हुए कहा, तुम कोई भी हो, अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है। तुम कोई भी हो, अब तुरंत बाहर निकल आओ, वरना मैं पूरे गांव वालों को फ़ोन करके बुला लूँगा। अभी भी सोच लो फिर क्या होगा तुम्हारा अंजाम। गांव वाले वही करेंगे जो तुम्हारे साथ करना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। विनय गुस्से में आ गया और दरवाजे को पीटने लगा, तब भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। उसके बाद विनय ने उस दरवाजे में लगातार लात मार मार कर उस दरवाजे को तोड़ दिया और जैसे ही विनय ने अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अंदर कोई नहीं था और बस वहाँ समोसे की प्लेट खाली पड़ी थी और प्लेट में थोड़ी चटनी, बस यही सब था उस कमरे के अंदर। विनय यही सोच रहा था कि जो लोग इसके अंदर थे वो कहाँ गए, क्योंकि प्लेट तो 2 थी, इसलिए जाहिर सी बात है अंदर 2 ही लोग रहे होंगे। उसके बाद गुस्से में विनय अपने पीछे मुड़ा और बोला, चाचा बताओ कहाँ है वो लोग, कहाँ भाग गए? चाचा बताओ उन लोगों के क्या नाम थे और कौन है वो लोग? विनय बिना रुके बस बोले ही जा रहा था। तभी किसी ने उस चाचा को कमरे के अंदर खींच लिया और विनय को बाहर धक्का दे दिया और वो टूटा हुआ दरवाज़ा भी अपने आप बंद हो गया और उसके थोड़ी देर बाद से ही विनय को अंदर चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई चाचा को मार रहा हो, क्योंकि चाचा दर्द से तड़प कर चीख रहा था। लेकिन थोड़े समय बाद वो सभी आवाज़ें आना बंद हो गई और उसके बाद वो दरवाज़ा खुल गया। विनय बाहर ही खड़ा था अभी भी, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही अंदर से 2 लोग बाहर आए और जैसे ही विनय ने उन दोनों को देखा तो विनय की आंखें फटी की फटी रह गई और लग रहा था कि विनय की सांसें भी मानो रुक ही जाएंगी, क्योंकि अंदर से जो 2 लोग बाहर निकले थे वे बिल्कुल जले हुए थे। वो एक लड़का और एक लड़की थे और दोनों बिल्कुल जली भुजी और झुलसी हालत में थे। उनका चेहरा बड़ा ही भयानक सा था और दोनों ने बाहर आते ही विनय से अपनी डरावनी आवाज़ में एक साथ कहा, कल से तुम समोसे लेकर आओगे और रोज लेकर आओगे, इसी समय लेकर आओगे, नहीं तो जो भी इनके साथ यहाँ हुआ है कल तुम्हारे साथ हुआ। इतना बोलकर वो दोनों अंदर की तरफ चले गए, पर विनय अभी भी बाहर उसी जगह पर खड़ा था। तभी अंदर से किसी ने उस चाचा को बाहर फेंक दिया और चाचा की हर जगह से कटी पिटी लाश विनय के सामने आकर गिरी। विनय ने जैसे ही उस चाचा की लाश को देखा वो तुरंत अपने घर को वापस भाग गया और घर में आते ही अपने कमरे में जाकर सो गया। उस दिन तो विनय ने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया और अगले दिन सुबह उठते ही विनय ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे आज दिल्ली जाना है, नौकरी के लिए इंटरव्यू है। मेरे पास कल रात को ही फ़ोन आया है। पिताजी और उसके परिवार के लोग उसकी बात सुनकर बड़े ही हैरान थे और उसके पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, अभी कुछ दिन रुक जाओ बेटा, तुम्हारे चाचा जी की 13वीं नहीं हुई है। अपने पिताजी की बात बीच में काटते हुए विनय ने कहा, नहीं पिताजी मुझे जाना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी इंटरव्यू है। और इतना बोलकर उसने अपना सामान वगैरह पैक किया और घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। उसने सोचा दिल्ली के लिए जो भी पहली ट्रेन मिलेगी उसी में बैठकर निकल जाऊंगा, तब देखता हूँ कौन मेरा क्या कर लेगा। कल रात वाली घटना भी विनय ने किसी को नहीं बताई थी।
विनय स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि दिल्ली के लिए जो पहली ट्रेन है वो रात को 9 बजे की है। विनय सोच रहा था कि कोई बात नहीं, दिन भर यहीं बैठूंगा और रात में ट्रेन आते ही सीधा दिल्ली। विनय ने पूरा दिन स्टेशन की बेंच पर ही बैठे हुए निकाल दिया और जब रात के 9 बजते ही ट्रेन आई और विनय जाकर सीधा अपनी जगह पर बैठ गया। अभी ट्रेन थोड़ा दूर ही चली होगी, तभी विनय के पास एक समोसा बेचने वाला आया और उसने विनय से कहा, साहब ये लो, आपके 2 समोसे पैक कर दिए हैं, इसमें तीखी चटनी भी डाल दी है, ले जाओ इसे, अभी भी टाइम है, टाइम पर पहुंचा देना इसे। उस समोसे वाले की बात सुनकर अब विनय की हालत खराब हो चुकी थी। विनय सोच रहा था कि इसको कैसे पता लगा, लेकिन फिर भी विनय ने उसकी बात नहीं मानी और उसे गुस्से में बोला, मुझे नहीं जाना कहीं समोसे लेकर, तुम्हें इतना शौक है तो तुम ही ले जाओ। उसके बाद विनय दांत पीसते हुए बोला, अब जाओ यहाँ से। लेकिन समोसे वाला समोसे को विनय के पास में रखकर चला गया और जाते जाते विनय से कहा, इसे ले जाओ, इसी में भलाई है, वरना फालतू में मारे जाओगे, जैसे तुम्हारे चाचा मारे गए थे। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। विनय ने सोचा, जो भी हो जाए मैं तो नहीं लेकर जाऊँगा। इतना बोलकर विनय ने समोसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए और कुछ समय बाद विनय दिल्ली पहुंच गया। और जैसे ही विनय ट्रेन से उतरा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि विनय के सामने ट्रेन से उतरते ही स्टेशन पर वही समोसे वाला खड़ा था। विनय ने सोचा, ये वही समोसे वाला है क्या जो रात को अंबाला स्टेशन पर मिला था, पर यह कैसे हो सकता है। विनय यही सब सोच रहा था, तभी वो समोसे वाला विनय के पास आया और विनय से बोला, साहब जी क्यों फालतू में बेवकूफ़ी कर रहे हो, मरने का बहुत शौक है क्या तुमको, अभी भी समय है, जाओ समोसे दे आओ, एक दिन की गलती हो गई है, माफ़ी मांग लेना, वरना मरने के लिए तैयार रहना। उस समोसे वाले ने इतना ही बोला था, तभी किसी ने विनय को अपने हाथों से हिलाकर उठा दिया और विनय की आंखें खुली तो वो चौंक गया, क्योंकि वो अभी भी अंबाला स्टेशन पर था और वो बेंच पर ही बैठे बैठे सो गया था। यानी विनय ने ये एक भयानक सपना देखा था। विनय अभी भी स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार ही कर रहा था। विनय ने एक राहत की सांस तो ली कि चलो वो सपना था, लेकिन विनय को जिसने उठाया था, विनय ने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो वो फिर चौंक गया। उसने देखा वही समोसे वाला उसके सामने खड़ा था जो उसे अभी सपने में दिखा था। उस समोसे वाले ने विनय से कहा, साहब जी समय हो गया है, जाओ समोसे दे आओ। इतना बोलकर उसने विनय के हाथों में समोसे पकड़ाते हुए कहा, साहब जी इसमें 2 समोसे और तीखी वाली चटनी भी है, अब देर मत करो, जाओ जाओ, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। समोसे वाला इतना बोलकर वहाँ से चले गया, लेकिन विनय अभी भी गुस्से में था। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं समोसे देने तो नहीं जाऊँगा। इतना बोलकर विनय ने घड़ी में टाइम देखा तो 9 बजने वाले थे और देखते देखते विनय की दिल्ली वाली ट्रेन भी आ गई। विनय बड़ी खुशी से भागते हुए ट्रेन में जाकर चढ़ गया और अपनी सीट पर तुरंत जाकर बैठ गया और कहने लगा, चलो कम से कम अब तो ट्रेन में आ गया। विनय बहुत खुश था और मन ही मन सोच रहा था कि अब दिल्ली जाकर वहीं रहूँगा और कुछ सालों बाद वापस आऊँगा जब सब शांत हो जाएगा। विनय ट्रेन में बैठे बैठे अपने ख्याली पुलाव पका रहा था और थोड़ी देर बाद ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन चल पड़ी। लेकिन तभी विनय ने देखा कि ट्रेन की पूरी बोगी खाली है और उस बोगी में सिर्फ एक सीट पर एक लड़की और एक लड़का ही बैठा है और पूरी ट्रेन खाली है। विनय ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और कहा, मुझे क्या, मुझे तो दिल्ली जाना है बस। अब ट्रेन को चले बड़ी देर हो गई थी और विनय खिड़की के बगल में ही बैठा हुआ था और खिड़की भी खुली हुई थी, पर उसे ऐसा लग रहा था कि ये जगह सब जानी पहचानी है। विनय ने थोड़ा ध्यान से देखा तो पता चला कि ट्रेन उसके ही गांव के अंदर ही घूम रही थी। जैसे ही विनय को ये समझ में आया तो उसके होश उड़ना लाजमी थे, क्योंकि उस गांव में रेल की पटरियां तो दूर की बात है, उस गांव में आज तक कभी अंदर बस भी नहीं गई है और अब ट्रेन पूरे गांव के अंदर अंदर घूम रही थी। विनय ने सोचा, क्या पता इस बार भी ये मेरा कोई सपना ही हो। इसलिए विनय जोर जोर से अपने आप को नोचने लगा और थप्पड़ मारने लगा। लेकिन ये विनय का कोई सपना नहीं था,
अब विनय को समझते देर नहीं लगी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है यहाँ से बिना बताए भागने की। अब विनय तुरंत अपनी सीट से उठकर गेट के पास गया। उसने देखा ट्रेन तो बहुत तेजी से चल रही है, वो अब कुछ नहीं कर सकता है। तो विनय चीखने चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैंने क्या किया है। लेकिन उस बोगी में तो कोई और था ही नहीं, बस एक लड़का और एक लड़की, वो भी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। विनय को चिल्लाता देख वो दोनों विनय के पास आए और उन दोनों ने विनय से कहा, क्या हुआ, तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते हो ना? इस गांव से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता वापस, मरने के बाद का पता नहीं। विनय अब उनकी बातें सुनकर बहुत डर चुका था और वो रोते हुए नीचे गिरकर बोला, माफ़ कर दो मुझे, मैंने क्या किया है। इतना बोलकर विनय ने जैसे ही उन दोनों का चेहरा देखा तो मानो विनय की धड़कन अब रुक गई हो। ऐसा लग रहा था कि विनय के शरीर का चलता हुआ खून अब जम गया है, क्योंकि विनय ने देखा ये तो वही दोनों हैं जो उस दिन सुरेश के घर पर मिले थे और इन्होंने उस बूढ़े चाचा को भी मार दिया था। विनय की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद उन दोनों ने अपनी डरावनी और ख़तरनाक आवाज़ में विनय से कहा, क्यों तुम समोसे ले नहीं जाओगे? तुमको फिर मरना होगा। याद है ना, तुम्हारे चाचा गांव के प्रधान थे, उनकी हालत क्या हुई? उन्होंने भी मना कर दिया था और गांव में कितने लोगों की मौत हुई है, शायद तुम भूल गए हो। चलो, आज नंबर तुम्हारा है। इतना बोलकर उन दोनों ने विनय को सर के बाल से पकड़कर उठा लिया। विनय चीख चिल्ला रहा था और माफ़ी मांग रहा था और बार बार कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, अब रोज़ सही समय पर मैं समोसे लेकर आ जाऊंगा। विनय गिड़गिड़ा कर रो रहा था। तभी उन्होंने विनय को बोगी की फर्श पर बड़ी जोर से पटका। फिर उस जले हुए कंकाल जैसे लड़के ने विनय से कहा, अगर तुझे जिंदा रहना है तो फिर तू उसी घर में रोज़ सही समय पर समोसे लेकर आ जाना। जब तक आएगा तब तक ही बचेगा, वरना बचेगा तो कोई नहीं। इस गांव के सब लोग जल्द ही मरेंगे। विनय डरा तो हुआ था, लेकिन डरते डरते हुए ही उसकी थोड़ी हिम्मत आई और उसने बोला, तुम लोगों को क्यों मारना चाहते हो? क्या बिगाड़ा है सबने तुम्हारा? विनय की बात का उसको जवाब तुरंत मिला। उन दोनों ने कहा, तुम सब लोग दरिंदे हो और तुम सब लोगों को तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम लोगों ने हमें मारा है और हम अब सबको मार देंगे। विनय ने उसके बाद पूछा, किसने मारा है आपको? विनय की बात का जवाब देते हुए उसने कहा, मैं सुरेश हूँ और मेरे साथ ये मेरी प्रेमिका सकीना है। हम लोगों के प्यार के दुश्मन तुम्हारे गांव वालों ने हमें जिंदा जला दिया, इसलिए जब तक हम उनको उनके किए की सज़ा नहीं दिला देंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। विनय ने सुरेश की बात सुनकर कहा, मैं दिलाऊंगा आप लोगों को मुक्ति, बताओ क्या करना होगा मुझे आपकी मुक्ति के लिए। तभी सुरेश ने अपनी डरावनी और गंभीर आवाज़ में विनय से फिर कहा, मुक्ति तो हमें मिलेगी, लेकिन हम खुद लेंगे, क्योंकि हमको मुक्ति दिलाना इतना आसान नहीं है। तुम नहीं दिला पाओगे हमको मुक्ति। हमारी मुक्ति के लिए इस गांव के एक एक आदमी को मरना होगा। इस गांव को जो श्राप दिया है उस श्राप का पूरा होना जरूरी है। तुम सब मरोगे, तभी हमें मुक्ति मिलेगी, बस। विनय ने एक बार और हिम्मत करते हुए कहा, लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है, कसूरवार तो बस वही लोग हैं ना, बाकी निर्दोष लोगों को क्यों मारना चाहते हो आप दोनों? सुरेश और सकीना ने कहा, कसूरवार गांव का हर एक इंसान है। सब लोगों ने हमारी मौत का तमाशा देखा था और गांव के हर एक इंसान ने कहा था कि इन प्यार करने वालों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए कसूरवार गांव का हर एक इंसान है। सुरेश ने फिर कहा, लेकिन तुम जिंदा रहोगे, बस तुमको रोज़ समोसे लेकर आना होगा उसी घर पर सही समय पर। अगर ऐसी गलती फिर करी, उसी समय मारे जाओगे। इतना बोलकर विनय को चलती ट्रेन से सुरेश और सकीना ने नीचे फेंक दिया।
लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी, जब विनय की थोड़ी देर बाद आंख खुली तो विनय सुरेश के घर के बाहर खिड़की के पास खड़ा हुआ था। यानी जो विनय को चलती हुई ट्रेन दिख रही थी वो सुरेश का घर था। लेकिन विनय समझ चुका था अब चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि आज जान बड़ी मुश्किल से बची है। उसके बाद विनय अपने घर चला गया, लेकिन विनय बता कर गया था कि वो शहर जा रहा है। इसलिए उसके घर आते ही घर के लोग कहने लगे, क्या हुआ विनय, तुम वापस आ गए? और दिन भर कहाँ थे और इतनी रात को वापस आए? विनय ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, मेरा मन नहीं हो रहा है, मैं बाद में जाऊंगा दिल्ली। विनय की बात सुनकर घर के लोग भी शुक्र मना रहे थे। चलो ठीक है। उसके बाद उसके पिताजी ने कहा, अब तुम्हारे चाचा जी की 13वीं हो जाएगी, तभी जाना जहाँ जाना हो। विनय ने हाँ कह दिया, लेकिन विनय ने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया जो सब घटना विनय के साथ घटी थी। और विनय जाकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद अब विनय को नींद कहाँ आने वाली थी। विनय लेटे हुए बस यही सोच रहा था, आज तो बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि गया था वो रेलवे स्टेशन और वहाँ से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पर बैठा, ट्रेन भी चल रही थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब उन लोगों ने मुझे ट्रेन से नीचे फेंका तो मैं गांव में ही था, सुरेश के घर पर। इसी उधेड़-बुन में विनय बिस्तर पर पड़ा हुआ था, क्योंकि आश्चर्यजनक बात तो थी, लेकिन विनय ने यह भी सोच लिया था कि इस गांव को तो अब वो श्राप से आज़ाद करा के ही रहेगा। और विनय ने कहा, जब तक इस गांव को मैं मुक्त नहीं करा लूँगा, अब तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा कहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं अपने गांव के लोगों को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकता। फिर अगले दिन विनय सुरेश और सकीना के बताए अनुसार समोसे लेकर शाम को 7 बजे सुरेश के घर जाता है और उस कमरे में समोसे रख कर आ जाता है। लगातार ऐसा कई दिनों तक चलता है और गांव में सब कुछ ठीक था। साथ ही साथ विनय इस प्रयास में भी था कि वो गांव को श्राप से मुक्त करा सके। सब कुछ सही चल ही रहा था। तभी एक दिन विनय शाम को 7 बजे समोसे लेकर सुरेश के घर पर जाता है। समोसे वहां पर रख कर वापस आ ही रहा था, तभी उसे खबर मिलती है कि विनय के घर के पास में ही एक ताऊ जी रहा करते थे और आज उनकी मौत हो गई है। मौत का कारण वही, बिल्कुल उसी अंदाज में ताऊ जी की भी मौत हुई है। जैसे ही विनय ने बात सुनी तो उसे अब अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो रोज उसको समोसे लेकर जा रहा था, फिर भी वो गांव में किसी न किसी की जान ले रहा है। और अब उस ताऊ जी का अंतिम संस्कार करने के लिए सब लोग जा रहे थे और अब तो गांव के लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि हर 10-15 दिन में किसी न किसी की जान जा रही थी। आज अंतिम संस्कार में विनय भी शामिल था और रात हुई और विनय समोसे लेकर फिर गया, लेकिन समोसे रखते ही विनय जोर जोर से चिल्लाने लगा, अब तो मैं रोज समोसे लेकर आ ही रहा हूँ, तो भी तुम लोगों की जान क्यों ले रहे हो? अब तो छोड़ दो सबको। विनय का इतना ही कहना था कि विनय के सामने तुरंत सुरेश और सकीना आ गए। अपनी जली भुनी झुलसी हुई हालत में दोनों आकर विनय के सामने खड़े हुए और एक साथ अपनी डरावनी आवाज में बोलने लगे, तुमको अपनी जान प्यारी है या सबकी? तुम भी तभी तक जिंदा हो जब तक समोसे लेकर आ रहे हो। मरना तो सबको है, सबका नंबर आएगा बारी बारी से। इतना बोलकर वो दोनों तुरंत विनय की आंखों से ओझल हो गए। विनय करता भी तो क्या करता, रोता और अपने आप को कोसते हुए वापस आ गया। लेकिन विनय ने सोच लिया था अब शांत तो बैठना नहीं है, हार नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए विनय इन चीज़ों के बारे में अब हर जगह पढ़ने लगा। इंटरनेट पर तरह तरह की जानकारी जुटा रहा था कि कैसे छुटकारा मिल सकता है ऐसे श्राप से। और विनय एक दिन सुबह जल्दी उठा और अपने गांव से दूसरे गांव में गया। विनय को पता चला था कि यहाँ कोई एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो थोड़ा भूत प्रेत के बारे में जानकारी रखते हैं। विनय की इतनी सारी खोज के बाद तो ये पता चल चुका था कि अगर श्राप से मुक्त कराना है गांव को तो सुरेश और सकीना को पहले मुक्ति दिलानी होगी। इसलिए उस गांव में जाते ही विनय ने एक जाने पहचाने बाबा को ढूंढ लिया। इन बाबा का नाम लोगों में बहुत सुना हुआ था। विनय बाबा के पास गया और जाते ही रोने लगा और बाबा के पैरों में गिरकर उसने कहा,
बाबा आप हमारे गांव को बचा लीजिए, हमारे गांव में हर दिन मौत का खेल हो रहा है, क्योंकि वो हमारे गांव में किसी को नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे उसने आधी आबादी खत्म कर दी है। बाबा ने विनय की बात बहुत शांति से सुनी और फिर कहा, अच्छा तुम उसी गांव से आए हो? वहाँ के लोगों को तो मैंने पहले भी समझाया था, लेकिन वहाँ के लोग भी तो नहीं मानते कुछ। बाबा की बात सुनकर विनय ने कहा, बाबा आपने पहले भी सुना था हमारे गांव के बारे में? फिर विनय को जवाब देते हुए बाबा ने कहा, इस गांव के बारे में 2 साल से ही सुन रहे हैं। वहाँ के कई लोग आए हमारे पास इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। मैंने उन लोगों को कहा कि सुरेश और सकीना का अंतिम संस्कार विधि विधान से करना होगा, तब उनको मुक्ति मिल जाएगी और उस गांव के लोग भी श्राप से बच जाएंगे। लेकिन सुरेश के पिता और सकीना के घर वाले कह रहे हैं कि हम उनके लिए कोई पूजा नहीं कराएंगे, क्योंकि हमने उनसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। इसलिए ना वो हमारे लिए मरने से पहले कुछ थे और ना वो अब मरने के बाद हैं। गांव के लोगों ने कई बार सुरेश के पिताजी को समझाया, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं सुरेश के लिए कोई पूजा नहीं करूंगा। बाबा की सारी बात सुनकर विनय ने कहा, बाबा कोई न कोई उपाय करो और बचा लो इस गांव को उस भयानक श्राप से। बाबा ने विनय की ऐसी हालत देखी तो बाबा ने कहा, उपाय तो है और समय भी बहुत अच्छा है। अभी 3 दिन बाद अमावस है और अमावस की रात सभी भूत प्रेत और पितरों की शक्ति बढ़ जाती है और मौका भी सही होता है इनको प्रसन्न करने का। इसलिए अगर सुरेश के पिताजी मान जाते हैं तो विधि विधान से सभी अंतिम संस्कार पूरा करके उस गांव को बचाया जा सकता है। हम बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इसलिए अभी तुम्हारे पास 3 दिन हैं। 3 दिन में गांव वालों को कहकर सुरेश और सकीना के घर वालों को राजी कर लो और अंतिम संस्कार कर लो। विनय ने बाबा को शुक्रिया कहा और वहां से तुरंत अपने गांव की ओर लौट आया। गांव आते ही विनय बस यही सोच रहा था कि सुरेश की अंतिम क्रियाकर्म के लिए सुरेश के पिताजी को कैसे राजी किया जाए। विनय को ये तो पता था कि गांव के सब लोग बोलेंगे तभी सुरेश के पिताजी राजी होंगे। इसलिए विनय ने सबसे पहले ये बात अपने पिताजी को ही बताई। विनय ने सारी घटना उनको बताई और कहा, मैंने एक तांत्रिक बाबा से भी बात करी है। उन्होंने बताया कि 3 दिन बाद अमावस की रात है, ये बहुत सही समय है। विनय की बात सुनकर उसके पिताजी ने कहा, तुम सही कह रहे हो बेटा, उन बाबा जी के पास हम लोग पहले भी गए थे और उन्होंने पहले भी हमें बहुत उपाय बताए थे, लेकिन सुरेश के पिताजी अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं हुए थे। उसके बाद विनय के पिताजी ने इस गांव के सरपंच जी को जाकर सारी बात बताई और कहा, आखिर सुरेश के पिता अंतिम संस्कार के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? उनको भी तो पता है इस गांव में अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है। विनय भी वहीं था। अपने पिताजी की बात खत्म होते ही विनय ने कहा, सरपंच जी, सुरेश के पिता लगता है कि जानबूझकर ही अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते हैं, जानबूझकर इस गांव के लोगों को मरवाना चाहते हैं। अगले दिन गांव के सरपंच ने गांव के सभी लोगों को बुलाया। सुरेश के पिता और सकीना के परिवार के लोग भी वहां आए। उसके बाद सरपंच जी ने कहा, इस गांव में 2 साल में 300 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है और सबको पता है कि मौत का कारण क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। लेकिन अब नहीं, अब हमको इस गांव को श्राप से मुक्त कराना ही होगा। इसलिए मैं और मेरे साथी और सभी पंचों का कहना है और पूरे गांव का भी यही मानना है कि अब 2 दिन बाद अमावस की रात आने वाली है। इसलिए सुरेश के पिताजी सुरेश का अंतिम संस्कार विधि विधान से और सकीना के घर वाले अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करेंगे। यही हमारा फैसला है और इसको सबको मानना पड़ेगा। सरपंच की बात सुनकर गांव के सभी लोग खुश थे और सब लोगों ने कहा, हाँ सही बात है, ये फैसला मानना ही पड़ेगा। आने वाली अमावस की रात को अंतिम संस्कार का रस्म करना ही होगा। सरपंच ने सुरेश के पिता से उनकी राय मांगनी चाहिए, तो फिर सुरेश के पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, सुरेश जिंदा रहते हुए भी हमारे लिए कुछ नहीं था और ना ही मरने के बाद कुछ है, इसलिए हम नहीं करेंगे। सुरेश के पिता का इतना ही कहना था। तभी वहां उपस्थित गांव के सभी लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और कहा, ये जानबूझकर अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते हैं, ये जानबूझकर इस गांव को मरवा देना चाहते हैं। उसके बाद सुरेश के पिताजी भरी सभा में रोने लगे और जोर जोर से बोल रहे थे, तुम सब लोगों ने भी तो मेरे सुरेश को तड़पा तड़पा कर मारा है और जिंदा जला दिया है, तो तुम लोगों को भी तो तुम्हारे किए की सजा मिलनी चाहिए। इसलिए सही हो रहा है इस गांव के साथ। लेकिन सरपंच जी ने गरजते हुए कहा, तुम्हारे बेटे के साथ जो हुआ गलत हुआ।
और उनको मौत के घाट उतारने वाले गांव के कुछ लोग थे। अब 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिन लोगों ने सुरेश और सकीना को मारा, उनकी गलती की वजह से इस गांव को हमेशा के लिए तो श्रापित नहीं रहने दिया जा सकता ना। इसलिए यह पंचों का फैसला है और तुमको इसको किसी भी हालत में मानना पड़ेगा। 2 दिन बाद अमावस की रात है और तुमको सुरेश का अंतिम संस्कार करवाना ही होगा। इतना कहकर पंचों की पंचायत सभा खत्म हो गई। गांव के सभी लोगों के कहने पर सुरेश के पिता अमावस वाली रात को अंतिम क्रियाकर्म करने को तैयार हो गए। ये समझो उनको अब सभी के दबाव में एक करना पड़ रहा था। और इस दौरान विनय शाम को समोसे लेकर जाता ही रहा और मन ही मन खुश भी हो रहा था। बस अब अमावस के बाद मुझे और मेरे गांव को इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। 2 दिन बीते और अमावस भी आ गई। दिन के टाइम विनय और गांव के लोग तुरंत जाकर बाबा को ले आए। बाबा ने दिन भर उस जगह पर जाकर थोड़ी पूजा करी जहां सुरेश को जिंदा जला दिया गया था और उसके बाद बाबा ने कहा बाकी की पूजा रात को ही होगी। अमावस की रात घनघोर अंधेरा था। उस दिन बाबा और बाबा के कहने पर सुरेश के परिवार के लोग और गांव के कुछ लोग उसी जगह पर आए जहां सुरेश और सकीना अंतिम दिनों में रहा करते थे। बाबा ने पूजा शुरू करी और सुरेश के पिताजी अब अंतिम संस्कार पूर्ण करा रहे थे। सुरेश का अंतिम संस्कार मरने के बाद नहीं किया गया था। इस वजह से शुरू से ही सभी विधि विधान से अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की गई। पूजा चल ही रही थी तभी बाबा ने कहा आज अमावस है, इसलिए आज भूत प्रेत और पितरों की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर सभी सुरेश और सकीना की आत्मा वहाँ आए तो सब लोग माफ़ी मांगना, तभी इस गांव को श्राप से मुक्ति मिलेगी। तभी अचानक वहां बैठे सभी लोगों ने महसूस किया कि जैसे हवा तेजी से इसी तरफ आ रही हो और देखते ही देखते बाबा के सामने सुरेश और सकीना आ गए और सभी लोगों को दिखाई देने लगे। लेकिन वहां बैठे सभी लोग डर डर कर भागने लग गए थे क्योंकि सुरेश और सकीना की शक्ल बहुत भयानक लग रही थी। बिल्कुल जली हुई हालत में दोनों खड़े हुए थे। वो दोनों हड्डी हड्डी नजर आ रहे थे। लेकिन बाबा ने सभी लोगों को रोका और कहा इनसे माफ़ी मांग लो अब, ताकि इस गांव के लोगों की जान बच जाए। बाबा के कहने पर वहां बैठे सभी लोग रो रो कर माफ़ी मांग रहे थे और कह रहे थे अब माफ़ कर दो हमें, हमसे जो गलती हुई थी उसकी सज़ा भुगत चुके हैं हम लोग। लेकिन वहां पर खड़े सुरेश और सकीना की आत्मा कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। तभी बाबा ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू करा और कहा हम तुम्हें मुक्त कर देंगे या अभी भस्म कर देंगे। बाबा ने कहा तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, मुक्ति या अभी हम भस्म कर देंगे। बाबा का गुस्से में गरजते हुए इतना ही कहना था और फिर तुरंत सुरेश और सकीना अपनी भयानक आवाज में बोलते हैं हमारी क्या गलती थी, हमें क्यों मारा इन लोगों ने, हमारा क्या कसूर था। अब बाबा ने जवाब देते हुए कहा जिन लोगों ने तुम्हें मारा तुमने उन सबको मार दिया है, तो अब तो मुक्त कर दो इस गांव को। लेकिन उन दोनों ने कहा इस गांव का हर एक आदमी अपराधी है और हम उन सबको मौत के घाट उतार कर ही मानेंगे। बाबा ने फिर कहा अभी तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे परिवार के लोगों ने तुम्हारी मुक्ति के लिए अंतिम संस्कार पूर्ण कर दिया है और तुम मुक्त हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। बाबा ने सुरेश को मानो एक छड़ी से ही पकड़ लिया और कहा मैं अभी इसी अग्नि में तुम्हें डाल दूंगा। अब बाबा के कैद में हो गए थे वो दोनों। उसके बाद बाबा ने बोला बताओ क्या करे तुम्हारे साथ, तुम इस गांव को श्राप से मुक्त कर दो और तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी आज। वहां बैठे सभी लोग गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहे थे सुरेश और सकीना से, और सुरेश और सकीना को बाबा ने अपने पास कैद कर लिया था, इसलिए वो भी बहुत तड़प रहे थे। तो फिर सुरेश ने कहा ठीक है अब हम नहीं लेंगे किसी की जान, आप हमें आज़ाद कर दो। उसके बाद बाबा ने कहा अब आज़ाद तो तुम हो ही गए हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम सीधा चले जाओगे क्योंकि अब तुम्हारी मुक्ति भी हो गई है। फिर बाबा ने तुरंत दोनों को आज़ाद कर दिया और गांव वालों के सामने ही सुरेश और सकीना दोनों की आत्मा अदृश्य हो गई। फिर बाबा ने कहा अब कभी नहीं दिखाई देंगे, वो बस उन लोगों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, अब सभी क्रियाकर्म पूरे हो चुके हैं, इसलिए उन्हें मुक्ति मिल गई है और आज से ये गांव भी श्राप मुक्त हो गया है। गांव में जो भी इतने सालों तक हुआ है वो कहीं ना कहीं गांव वालों की ही गलती थी।
गांव वालों ने बहुत गलत किया था उन दोनों के साथ। विनय की मेहनत और हिम्मत ने बाबा के साथ मिलकर गांव को बचा लिया और गांव को श्राप मुक्त कर दिया। तब से आज तक गांव में सब कुछ ठीक है और ना ही विनय को या फिर किसी और को कहीं समोसे ले जाने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आपको ये श्रापित गांव की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।